नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लखीमपुर खीरी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा अगले हफ्ते तक पेश करें जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चलो दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले किसान आंदोलन तेज करने की कोशिश। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर से मजदूरों के पलायन पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा वादा तो था आशियाने बसाने का, पर काम हो रहा आशियाने उजाड़ने का। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर खीरी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा अगले हफ्ते तक पेश करें जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने अगले हफ्ते तक अदालत में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है। दरअसल सुनवाई की शुरुआत में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कम से कम एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, हमने सील कवर में दाखिल करने को नहीं कहा था। इसके लिए कल देर रात तक मैंने स्थिति रिपोर्ट का इंतजार किया था। इसी दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दीजिए। इस पर सीजेआई ने कहा, नहीं, हम शुक्रवार शनिवार नहीं सुनेंगे, रिपोर्ट अभी पढ़ेंगे। दरअसल कोर्ट ने मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया था और पिछली सुनवाई में जांच में असंतोषजनक प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई भी की। सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कम से कम एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, हमने सील कवर में दाखिल करने को नहीं कहा था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने यूपी सरकार से कहा कि फाइलिंग के लिए जज देर रात तक इंतजार करते, जो कि हमें अब मिल पाई है। साल्वे के अनुरोध के बाद न्यायाधीशों ने मामले को शुक्रवार के लिए स्थगित करने से इनकार कर दिया। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई घटना में आरोपी होने के 6 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप लगाया कि आरोपी की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई में देरी की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चलो दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले किसान आंदोलन तेज करने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पास नए केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समूहों ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक प्रमुख सुनवाई से पहले लामबंद होने का आह्वान किया है। हो सकता है कि उनकी साल भर से जारी नाकेबंदी का अंत हो जाए। किसान नेताओं ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रदर्शनकारियों से दिल्ली की सीमाओं पर अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस गुरुवार की जांच करेगा कि क्या विरोध करने का अधिकार है। कोर्ट यह भी जानेगा कि क्या किसानों को सड़कों पर उतरने का अधिकार है, तब जबकि उनके विरोध के मूल में जो 3 नए कृषि कानून का मुद्दा है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद धरने पर बैठे धरने पर तीखा सवाल उठाया था। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि किसानों का कोई और विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता क्योंकि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक किसान समूह की याचिका पर जवाब दे रहा था जो दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए यूपी हिंसा का जिक्र किया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, लखीमपुर खीरी में हुई घटना, 8 की मौत हो गई, विरोध इस तरह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब कानून पहले से ही अपना काम कर रहा है तो विरोध प्रदर्शन नहीं चल सकता, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जान माल के नुकसान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। राजस्थान के एक किसान समूह ने जंतर मंतर पर 200 किसानों के साथ सत्याग्रह शुरू करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने पहले शहर का गला घोंटने के लिए विरोध कर रहे किसान समूहों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था कि वो राजमार्गों को अवरुद्ध करने वाले समूहों का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर से मजदूरों के पलायन पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा वादा तो था आशियाने बसाने का, पर काम हो रहा आशियाने उजाड़ने का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर कर ट्वीट किया, मोदी और महंगाई दोनों मार गई। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1 दिसंबर से टीवी देखना 50% तक महंगा हो जाएगा। इसके अनुसार ट्राई का नया टैरिफ और लागू होने से दाम बढ़ेंगे और ज्यादातर पॉपुलर चैनलों को देखना महंगा हो जाएगा। उन्होंने कश्मीर से मजदूरों के पलायन पर भी बीजेपी को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर कर ट्वीट किया, वादा तो था आशियाने बसाने का, पर काम हो रहा आशियाने उजाड़ने का। वादा तो था कश्मीरी पंडितों को बसाने का, उग्रवाद के चलते समय है घर छोड़ चले जाने का।
जुमलों और हकीकत में यही अंतर है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती हत्याओं के खौफ से माइग्रेंट वर्कर्स वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलती रहती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ प्रवक्ता पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, सब्जी, दाल, सीमेंट, सरिया और अब टीवी देखना भी महंगा। मोदी और महंगाई दोनों मार गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के साथ ही एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें बताया गया है कि 1 दिसंबर से टीवी देखना 50% तक महंगा हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का मास्टर स्ट्रोक क्या बढ़ाएगा बीजेपी का सिरदर्द? जाने कांग्रेस ने क्यों खेला 40% टिकट का दांव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले ही अब अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। प्रियंका ने बीजेपी के उन साइलेंट वोटरों पर चोट करने की कोशिश की है जो हमेशा बीजेपी के लिए वोट करता रहा है। पीएम मोदी भी हमेशा अपने भाषणों में दावा करते हैं कि बीजेपी ने अपने साइलेंट वोटरों की एक फौज खड़ी रखी है जो हर चुनाव में बीजेपी को वोट करता है, और वो है करोड़ों महिलाएं। मोदी की इस चाल का ही जवाब देने के लिए कांग्रेस ने महिलाओं तक पहुंचने के लिए विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। क्या कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल विरोधियों के पास प्रियंका के इस ट्रम्प कार्ड का कोई जवाब नहीं है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने इस बार यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रियंका के भरोसे यूपी में खुद को मजबूत करने के प्रयास में जुटी कांग्रेस यूपी की राजनीति में अपना मास्टर कार्ड चला दिया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी में नया नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है, मैं लड़की से लड़ सकता हूँ। यानी कांग्रेस ने यूपी में जाति की राजनीति के सामने लैंगिक राजनीति को रखने की कोशिश की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम ने किया कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, अखिलेश का तंज एक ईंट न लगाए, फीता लेकर आ गए भाजपाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता। दरअसल अखिलेश यादव का दावा है कि कुशीनगर एयरपोर्ट उनके कार्यकाल में बना। इसमें भाजपा सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया गया। भाजपा सरकार ने सिर्फ उद्घाटन किया है। अखिलेश ने कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद ट्वीट किया, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने न लगाई। तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। उन्होंने कहा, भाजपा ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने न लगाई। तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपा ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 22 अक्टूबर को पटना पहुंच रहे हैं कन्हैया कुमार, हार्दिक और जिग्नेश मेवानी भी रहेंगे साथ। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए करेंगे प्रचार। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार पटना आ रहे हैं, उनके साथ हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भी पटना पहुंच रहे हैं। कन्हैया कुमार अपनी पुरानी पार्टी सीपीआई को छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो जब सीपीआई में थे तब उनकी पार्टी और दूसरे वाम दलों ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। तब इसका श्रेय कन्हैया कुमार को भी दिया गया था। अब जब कन्हैया कांग्रेसी हो गए हैं और उनका कांग्रेस में शामिल होना लगातार चर्चाओं में रहा है, तो उन पर अपनी नई पार्टी के लिए भी प्रदर्शन का दबाव है। उपचुनाव एक तरह से उनका लिटमस टेस्ट है। यही वजह है कि तीनों नेता लगातार 6 दिनों तक तारापुर और कुशवेश्वर स्थान सीट पर प्रचार करेंगे। 22 अक्टूबर को तीनों युवा नेता पटना पहुंच रहे हैं। उनके साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास भी पटना आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भक्तचरण दास तीनों युवा नेताओं के साथ कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। इसके बाद ये तीनों उसी दिन शाम में तारापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने आज तक किसी महिला को पार्टी अध्यक्ष तक नहीं बनाया, अशोक गहलोत का तंज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस चुनावों में 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही साथ इस बहाने उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। गहलोत ने कहा, यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने का प्रियंका गांधी का फैसला स्वागत योग्य है। कांग्रेस ने देश को महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री दी है, लेकिन बीजेपी ने आज तक किसी महिला को पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बनाया।
गहलोत ने दावा किया कि महिला सशक्तिकरण देश की सबसे पुरानी पार्टी का एजेंडा रहा है। गहलोत ने ये भी दावा किया कि बीजेपी की महिला विरोधी विचारधारा के कारण ही यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने की दिशा में कोशिश कर रही हैं। ये बीजेपी की महिला विरोधी विचारधारा का ही नतीजा है कि यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं। लेकिन प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के जरिए कांग्रेस बीजेपी के इस कुशासन को खत्म करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पहुंचेंगे पटना। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। कल शताब्दी स्तंभ का करेंगे शिलान्यास। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में आजादी के पहले से लेकर आज तक की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार यानी कि आज दोपहर पटना पहुंचेंगे। 1 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को लेकर सुबह 10:50 बजे विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। वे यहां शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे 22 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक पटना में रहेंगे। इस दौरान करीब 46 घंटे के पटना प्रवास के मद्देनजर उनके स्वागत को यादगार बनाने की तैयारी मंगलवार की देर रात तक चलती रही। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के विशेष चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। दरअसल शताब्दी स्तंभ पर बिहार का गौरवशाली इतिहास दिखाया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद का बिहार विधानसभा से पुराना रिश्ता रहा है। बिहार के राज्यपाल रहते हुए वो कई बार विधानसभा आते जाते रहे हैं। वहीं गुरुवार को वे विधानसभा में शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। बिहार विधानसभा कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना है, जिसमें जमींदारी उन्मूलन से लेकर शराबबंदी कानून तक लागू हुआ। इस बिल्डिंग ने कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री, कई विधानसभा अध्यक्ष देखे। वहीं आजादी के बाद 17वीं विधानसभा आते आते हजारों की संख्या में नए पुराने सदस्यों को इसने देखा है। लखीमपुर कांड, किसानों को रौंदने वाली जीप में सवार बीजेपी नेता समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, हिंसा के बाद से थे फरार। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों को कुचलने वाली एसयूवी के अंदर सवार बीजेपी नेता समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार देर रात एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से जारी बयान में कहा गया, आरोपी सुमित जायसवाल, शिशुपाल, नंदन सिंह बिष्ट और सत्यप्रकाश त्रिपाठी को लखीमपुर खीरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। सत्यप्रकाश त्रिपाठी के पास से एक रिवॉल्वर और 3 गोलियां बरामद की गईं। स्थानीय बीजेपी नेता सुमित जायसवाल, जो एक वायरल वीडियो में किसानों को कुचलने वाले वाहनों के काफिले में मुख्य एसयूवी से भागते हुए देखे गए थे, उन्होंने पहले अज्ञात किसानों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि उनके ड्राइवर, दोस्त और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट कर मार डाला गया था। भारी पथराव और गलती से किसानों को टक्कर मारने के कारण उनके वाहनों ने नियंत्रण खो दिया। वायरल वीडियो में जायसवाल थार एसयूवी से भागते हुए दिखाई दे रहे थे, जो पीछे से प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार रही थी। ज्ञात हो कि 3 अक्टूबर को 3 वाहनों के काफिले ने 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया था, जिनमें से एक वाहन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का है। हत्या के आरोप में घटना से संबंधित प्राथमिकी में नामजद होने के 5 दिन बाद 9 अक्टूबर को मिश्रा के बेटे आशीष को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में मारे गए किसानों के परिवारों ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आशीष उस लीड एसयूवी के अंदर था जिसने किसानों को कुचल दिया था। इस घटना को लेकर 3 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में सुमित जायसवाल की शिकायत के आधार पर उसी थाने में काउंटर एफआईआर दर्ज की गई, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेसियों में ऊर्जा का संचार कर रही प्रियंका गांधी की रैलियों में उमड़ती भीड़। जी हां दोस्तों, यूपी के वाराणसी में रविवार को आयोजित हुई किसान न्याय रैली में जिस तरह से प्रियंका ने अपने भाषणों से लोगों के दिल तक पहुंचने का काम किया, उससे जनाधार विहीन कांग्रेस को जीवन देने का काम किया है। किसान न्याय रैली के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम हो गई कि वनवास के मुहाने पर खड़ी कांग्रेस को प्रियंका ने एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि सवाल यह भी कि रैली में आई भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी। रविवार को पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में आयोजित हुई किसान न्याय रैली में पहुंची भीड़ और उनके भाषणों ने कांग्रेस और प्रियंका को चर्चा में ला दिया है। पहली बार जनाधार विहीन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह देखने को मिला, वो प्रियंका की ही देन है। माना जा रहा है कि इससे मिर्जापुर समेत पूर्वांचल में कांग्रेस में जरूर ऊर्जा का संचार होगा। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता छोटे खान ने कहा कि प्रियंका की पूर्वांचल की यह पहली ऐसी रैली थी जिसमें ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। कार्यकर्ताओं और नेताओं में गजब उत्साह था। छोटे खान ने कहा कि प्रियंका की इस रैली से कांग्रेसियों के साथ आमजन में ऊर्जा का संचार देखने को मिला है। आने वाले चुनाव में इसका पार्टी की फायदा जरूर मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आप क्या टी20 खेलेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों,
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी कभी भी दो चीजों पर कुछ नहीं बोलते हैं, एक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर और दूसरा लद्दाख में हमारी सीमा के भीतर घुसे चीनी सेना पर। हैदराबाद शहर में एक जनसभा में ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी चीन के बारे में बोलने से डरते हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। रविवार को तेल कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की थी। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 105.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.57 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चल रहे सैन्य अभियान के दौरान जवानों के शहीद होने की घटना पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कश्मीर में हमारे 9 जवान मारे गए हैं और भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलेगा। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान हर रोज कश्मीर में भारतीयों के साथ 20-20 खेल रहा है। घाटी में आए दिन गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि यह बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की नाकामी है। बिहार के गरीब प्रवासी मजदूर मारे जा रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? पुलवामा और श्रीनगर में आतंकियों ने बिहार और यूपी के एक मजदूर की हाल में हत्या कर दी है। पिछले कुछ दिनों में 8-9 आम नागरिकों की आतंकी हत्या कर चुके हैं, जिसको लेकर घाटी में दहशत है। उधर दिल्ली में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जवानों की शहादत पर खेल नहीं हो सकता। बीसीसीआई की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, मगर सरकार की और देश की कोई मजबूरी नहीं है। बीसीसीआई को फायदा हो या नुकसान हो, उनका धंधा चले या न चले, इससे इस देश का कोई लेना देना नहीं है। देश का जवान शहीद हो रहा है और आप कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलना आपकी मजबूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बेमौसम आफत की बारिश से उत्तराखंड में भारी तबाही, मलबे में कई लोग जिंदा दफन हुए, अब तक 25 की मौत। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 2 दिनों से जारी बेमौसम की बारिश पहाड़ी इलाकों में कहर बनकर टूटी है। बारिश के साथ भूस्खलन ने पहाड़ी राज्य में भारी तबाही मचाई है। मंगलवार को कुमाऊं में बारिश और मलबे में दबने से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सोमवार को सूबे में 6 लोगों की जान गई थी। राज्य के डीजीपी और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एस.ए. मुरुगेशन ने बताया कि 2 दिन में प्रदेश में अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में सोमवार को बारिश के कहर से लोग अभी संभले भी नहीं थे कि मंगलवार सुबह नैनीताल जिले के रामगढ़ के धारी तहसील में बादल फट गया। इस हादसे में वहां रह रहे मजदूरों की झोपड़ी पर रिटेनिंग दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोग मलबे में दब गए। इसके बाद खैरन में झोपड़ी पर पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। चंपावत में एक व्यक्ति की भूस्खलन की चपेट में आने मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहां अभी भी कुछ लोग मलबे में फंसे हैं। इसी तरह बाजपुर के गांव झारखंडी में गरी नदी में बहे किसान रामदत्त भट्ट का शव मिल गया है। वहीं टनकपुर में भारी बारिश से आई बाढ़ में फंसे करीब 65 लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। उधर अल्मोड़ा के भिकियासैन में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस दौरान 2 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई। अल्मोड़ा के ही एनटीडी क्षेत्र में एक मकान मलबे की चपेट में आ गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। गर्म पानी में भारी बारिश के चलते हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी के 2 मजदूरों की टिन शेड में आए मलबे में दबने से मौत हो गई। लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य की कई नदियों का जलस्तर बढ़कर उफान पर आ गया है। कोसी नदी पानी बढ़ने से खतरे के निशान को पार कर गई है। कोसी बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। नदी में उफान से कोसी नदी का पानी रामनगर रानीखेत मार्ग स्थित लेमन ट्री रिजॉर्ट में घुस गया। इस दौरान लगभग 100 लोग फंस गए। फिलहाल सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उधर हल्द्वानी में गोला नदी के उफान से नदी पर बना अप्रोच पुल ध्वस्त हो गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई है। जलस्तर बढ़ने से गोला बैराज को खतरा पैदा हो गया है। टनकपुर में शारदा नदी के उफान से कृष्ण मार्ग ने नाले का रूप ले लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में 2 सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी, वाराणसी के साथ वेस्ट यूपी की 1 सीट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुख्य मुकाबले में लाने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव खुद बड़ी तैयारी कर चुकी है। हफ्ते में 5 दिन लखनऊ में प्रवास कर रही प्रियंका गांधी नई दिल्ली से कार्यालय का अधिकांश सामान भी ला चुकी है। वो खुद भी 2 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। लखनऊ में अपने चुनाव कार्यालय का मुख्यालय बना चुकी प्रियंका गांधी वारा ने बीते शनिवार को नई दिल्ली से काफी सामान लखनऊ भेजा। शनिवार को ही उन्होंने कार्य समिति की बैठक में निर्णय सुनाया कि अपना मुख्यालय अब लखनऊ ले जा रही हैं। अपनी रणनीति का खाका पेश करते हुए प्रियंका ने कहा कि अब वो चुनाव होने तक प्रदेश में ही रहेंगी। लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद से प्रियंका गांधी ने जिस तरह कमान संभाली, उससे कार्यकर्ताओं में पार्टी को नई ऊर्जा की आस है। प्रियंका गांधी वारा ने इसके साथ प्रदेश में 2 सीटों से विधानसभा चुनाव भी लड़ने का फैसला कर लिया है। उनकी 1 सीट को लगभग फाइनल है। वो वाराणसी में किसी विधानसभा सीट से नामांकन करने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से भी चुनाव लड़ेंगी।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को राजनीति की मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने उठा ली है। सोमवार रात लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मीडिया को संबोधित करने के बाद नेताओं से काफी देर तक वार्ता भी की। उनका लक्ष्य अब हर हफ्ते में 5 जिलों को कवर करने का है। प्रियंका गांधी खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। वो लखनऊ में कौल निवास में 14 नवंबर से कांग्रेस चुनाव मुख्यालय में काम शुरू कर देंगी।